चलिए, स्वागत है बच्चे आप सबों का लाइव क्लास में। और आज देखिए, आज जो है क्या क्या क्लासेस में है, क्या क्या बातें हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। कह रहा है वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, ठीक है। कभी कभी विकास प्रोत्साहक, कभी कभी विकास नहीं बच्चे, हमेशा विकास अवरोधक नहीं, हमेशा विकास प्रोत्साहक होता है, हमेशा विकास प्रोत्साहक होता है, हमेशा, ठीक है बच्चे, ये विकास प्रोत्साहक होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरली क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अगर अधिक मात्रा में अगर ये सिक्रेट हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम करेगा, इसीलिए कभी कभी विकास प्रोत्साहक, कभी कभी विकास अवरोधक होता है। चलिए, जैसे क्या है, आपको वृद्धि हार्मोन में हम ले रहे हैं बेटा, क्या है, ये है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है, हार्मोन है। और ये क्या करेगा, तो ये आपके वृद्धि मतलब ग्रोथ को बढ़ाएगा भी, और अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया तो ग्रोथ को ये रिटार्डेड भी करता है। तो एकदम याद रखना बच्चे, ठीक है। कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में कार्य करेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो बच्चे स्क्लेरेनकाइमा पौधे को कठोर और मजबूत बनाने का काम करेगा। स्क्लेरेनकाइमा पौधे को क्या करेगा, कठोर और मजबूत बनाने का काम करता है। और ये क्या है, तो ये अस्थायी उत्तक है बच्चे। कौन सा उत्तक है? अस्थायी उत्तक है, अस्थायी, ठीक है, अस्थायी, उसके बाद मृत, उसके बाद दृढ़, ठीक है, उत्तक होता है, दृढ़ उत्तक है, दृढ़ पादप उत्तक है। और ठीक है बच्चे, कुलेनकाइमा जो है, कुलेनकाइमा, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है और ये लचीला होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है और ठीक है, यह लचीला होता है, ध्यान में रखिएगा, पाया जाता है। और ये क्या होगा, तो यह लचीला होता है, यह लचीला होता है, एकदम ध्यान में रखना बच्चे, लचीला होता है, ठीक है। कौन? तो बच्चे, ठीक है, आपका कुलेनकाइमा, ठीक है। पेरेनकाइमा, इसमें क्या होता है, तो ये वायु, ठीक है, वायु भरा रहता है, ठीक है। पेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, ये क्या होता है, काफी स्पंजी होता है, ठीक है, वायु भरा रहता है। और बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, ठीक है, जैसे नारियल की रस्सी, नारियल की रस्सी किसका बना होगा, तो आपको, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो अच्छी बात है बच्चे, लवण अम्लीय है। कैसे निकालेंगे कि लवण कौन सा अम्लीय होगा? तो यहाँ दो तीन बातें हैं। सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट, बच्चे सोडियम कार्बोनेट कैसे बना होगा? सोडियम कार्बोनेट, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक अम्ल से बना होगा। तो जब भी, ठीक है, आपको प्रबल अम्ल, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक, बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड यदि, ठीक है, अभिक्रिया करे तो इसका जो तो ये होगा, प्रकृति होगा, वो कैसा होगा? क्षारीय होगा, क्षारीय लवण होगा। यानी सोडियम कार्बोनेट आपको क्षारीय लवण होगा, एकदम याद रखिएगा। सोडियम एसीटेट, देखिए बेटा, ये ऑलरेडी लवण है, सोडियम एसीटेट, CH3COONA बोलते हैं। कैसे बना होगा? तो NaOH, यहाँ फिर ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड ले लीजिए, CH3COH ले लीजिए, ठीक है बच्चे। तो ये क्या होगा, तो आपको इससे बन गया, ये देखिए, ये क्या हो गया, वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाएगा, तो ये वीक सॉल्ट बना, बोलते हैं, ये बनाएगा आपको, क्या बनाएगा, तो बेसिक सॉल्ट का निर्माण करेगा, बेसिक सॉल्ट बनाएगा बच्चे। तो ये भी क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। अब देखिए उसी तरह से अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट, तो बच्चे, ठीक है, ये भी आपको क्या होगा, वीक होगा। लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 क्या होगा, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट होगा। कैसे होगा एसिडिक सॉल्ट? तो एकदम सिंपल तरीका है बच्चे, कैसे निकालेंगे, तो बच्चे मैग्नीशियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हुआ, तो ये आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वीक बेस है, वीक बेस है, ठीक है, और इसको स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करवा दीजिए, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब भी आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अभिक्रिया करेगा तो एसिडिक सॉल्ट का निर्माण करेगा। कौन सा सॉल्ट? एसिडिक सॉल्ट का निर्माण करेगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो आपका लवण अम्लीय कौन है? तो मैग्नीशियम सल्फेट आपका अम्लीय लवण है। एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट आपका अम्लीय लवण होगा, ध्यान में रखना। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। यहां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए। वायु,
तो वायु जो है गैसों का समांगी मिश्रण है, गैसों का समांगी मिश्रण है बच्चे, समांगी मिश्रण है, ठीक है, समांगी मिश्रण है। चलिए अच्छी बात है बच्चे, ठीक है। मिश्र धातु, ये धातुओं का समांगी मिश्रण है, धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। धातुओं का समांगी मिश्रण कौन कहलाएगा? तो मिश्र धातु कहलाएगा, समांगी मिश्रण होगा। जैसे ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल लीजिए पीतल, ठीक है, पीतल, फिर लीजिए कांसा, ठीक है बच्चे, कांसा, फिर लेते हैं क्या ले लीजिए, ठीक है, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, या गन मेटल, ये सब लीजिए, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, ये सब हो गया, ये सब आपको क्या होगा? गन मेटल, ये सभी आपका मिश्र धातु है। दूध देखिए, दूध, दूध कोलाइड से, सोल कोलाइड है। कौन सा कोलाइड है? सोल कोलाइड। सोल जो है, सोल कोलाइड जो है, ये विषमांगी मिश्रण होता है, ये भी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। लेकिन आपको जल जो है, जल जो है बच्चे, ये क्या होता है? जल, जल मतलब H2O, या यौगिक है, क्या है? यौगिक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, यौगिक होगा, तो आंसर क्या होगा? जल, H2O, H2O, एकदम ध्यान में रखिए। आगे देख रहे हैं, करा यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित, ठीक, माध्यम से, तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, ठीक है, तो t सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो बच्चे आपको पता है I बराबर क्या होता है? तो Q बटा T होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चे Q बराबर क्या होता है? तो Ne होता है, Ne बटा T। अब क्या कह रहा है? ठीक है, अब कह रहा है कि आपको किसके माध्यम से, मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें, तो ज्ञात कर लीजिए ना, n निकालना है यहाँ पर। n बराबर क्या होगा? I इंटू टी बटे क्या? E। तो ये देखिए निकाल लीजिए, कहाँ पर है? I इंटू टी बटे E, तो आंसर हो जाएगा C नंबर। तो बच्चे विद्युत धारा कहते किसको है? पहले इसको देख लेते हैं। विद्युत धारा, आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश बटे समय, विद्युत धारा क्या होगा? तो आवेश के प्रवाह की दर होगी I बराबर Q बाई टी होगा, या प्लस माइनस Ne बटे क्या होगा? T होगा। बच्चे ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम पर सेकेंड। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होगा। क्या होगा? एम्पियर होगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। आगे देखते हैं, कह रहा है क्या कि एक प्रसारण केंद्र 71 गुना 10⁴ हर्ज की आवृत्ति, इतना मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ, ठीक है, ये कर रहा है, प्रवाहित कर रहा है, तो क्या होगा? तो तरंगों का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो लैम्डा बराबर क्या होगा? लैम्डा बराबर याद रखिए, ठीक है, वेग बटा क्या होता है? आवृत्ति होता है। वेग बटा आवृत्ति, वेग बटा आवृत्ति हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वेग बटा आवृत्ति है, तो वेग का मान कितना है? तो वेग है 3 × 10⁸। आवृत्ति कितना? 71 गुना 10⁴। कोई बात नहीं, ऊपर लेके चलिए बेटा, ठीक है, 71 गुना, ठीक है, ये आ गया, ऊपर लेके चलिए, तो ये 10⁻, क्या हो गया? 4 आ गया, और 3/71 आ गया, 3/71 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुना इतना, तो 3 को 71 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो आसानी से आपका बन जाएगा। 71 से डिवाइड कर रहे हैं किसको? बोलते हैं 71 को डिवाइड कर रहे किससे? 3 से, तो ये देखिए, तो क्या होगा? 71, तो पॉइंट देंगे तो 0 आ गया, नहीं कटेगा भाई, फिर 0 देंगे, अब देखिए, अब एक और 0 यहाँ पर आ गया, 300, 4 से भगा दीजिए, ठीक है बच्चे, क्या हो गया? तो 4 का 4, 7 चौके 28, 4 का 4, 7 चौके 28, 284। कितना बचेगा? तो देखिए कितना बचा, यहाँ 16 बच गया, 16 बच गया, ठीक है। तो अब ये 0 अपने आप आ गया। 71 दूनी, ठीक है, इतना 142, यानी 422 पॉइंट क्या हो जाएगा? 422.5 मीटर। देखिए बेटा ये कितना हो गया? तो 0. यहाँ देखिए 0.042 आ गया, कोई बात नहीं, 422 मान लेते हैं, 5 आ जाएगा, गुना किया 10⁴ कर लीजिए, पॉइंट उड़ाएंगे तो ये आ जाएगा 422.5 मीटर आ जाएगा। तो ये आंसर क्या होगा? 422.5 मीटर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खरा प्रजनन के लिए फूलों के आवश्यक अंग कौन होते हैं? तो बच्चे आपको पता है कि फूल जो है, फूल में 2 अंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक क्या होता है? पुमंग, और दूसरा क्या होता है? जयांग। पुमंग को क्या बोलते हैं? पुमंग मतलब क्या हुआ? आपका एंड्रोसियम होता है, एंड्रोसियम होता है पुमंग। और ये क्या हुआ? तो ये मेल सेक्स ऑर्गेन है बच्चे, एंड्रोसियम, इसको क्या बोलते हैं? मेल सेक्स ऑर्गेन बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गेन होता है। और आपको याद रखना है जयांग क्या होता है? तो गायनोसियम हो गया, गायनोसियम
होता है, और ये क्या होता है, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। और यही दोनों भाग लेते हैं किस में, तो बच्चे यही दोनों भाग लेंगे प्रजनन में, भाग मुख्य रूप से लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भाग लेता है, तो प्रजनन में, ठीक है, फूलों में आवश्यक अंग कौन होगा, जो, ठीक है, फूलों के आवश्यक अंग कौन होंगे, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, याद रखिए, पुंकेसर और क्या हुआ, स्त्रीकेसर होगा, स्टेमेन और पिस्टिल, स्टेमेन और पिस्टिल, स्टेमेन और पिस्टिल, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलो बेटा, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है, तो शुष्क सेल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ये देखिए, शुष्क सेल में दो, ठीक है, क्या होते हैं, तो दो, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होगा। एक इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, तो कैथोड, क्या कहते हैं, कैथोड। दूसरे को क्या कहते हैं, तो एनोड कहते हैं, कैथोड। और दूसरा हो गया आपका पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव, दूसरा हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं, तो एनोड कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। चलो बेटा, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो mgh को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। mgh किसी वस्तु के रूप आकार स्वरूप के कारण ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के कारण जो ऊर्जा होता है, नाभिकीय विखंडन या संलयन के कारण जो ऊर्जा संचित रहेगा, नाभिकीय विखंडन या संलयन के कारण जो ऊर्जा संचित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। गतिज ऊर्जा देखिए, कैनेटिक एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो 12mv² होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, एक वॉट बराबर क्या होगा, तो एक वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। बच्चे आपको पता होगा कि वॉट जो है शक्ति का मात्रक है, शक्ति का एसआई मात्रक है, शक्ति का एसआई मात्रक है कौन, तो वॉट है, वॉट है, शक्ति का एसआई मात्रक है बच्चे। पावर पी बराबर क्या होता है, तो वर्क अपॉन टाइम होगा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होगा, जूल पर सेकेंड, और इसी को क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा कि आपको एचपी जो है हॉर्स पावर, ये भी आपका शक्ति का मात्रक है, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है, तो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान, तो बच्चे डिमिट्री मेंडलीफ ने क्या किया था, तो आपको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का व्यवस्थीकरण किया था, तत्वों को व्यवस्थित किया था किसने, तो मेंडलीफ ने व्यवस्थित किया था, ये ध्यान में रखिएगा। और बच्चे यहां देखिए, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, ठीक है, जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, अष्टक नियम, यानी 8 तत्वों की इन्होंने श्रेणी बनाई थी और अष्टक नियम इन्होंने दिया था। डेबोरिनियर ने त्रिक नियम दिया था, ट्रायड लॉ, त्रिक नियम दिया था। ध्यान में रखिए बेटा, त्रिक नियम दिया था किसने, तो डेबोरिनियर ने दिया था, ये याद रखना है। आगे देखते हैं, 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल कितना होगा यदि उनके बीच की दूरी, ठीक है, आपको कितना है, 2 मीटर है। तो बच्चे, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होगा, ये देखिए F है। तो दोनों वस्तुओं के बीच, ठीक है, लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर G m1 m2 बटा क्या r² होता है। तो G 6.67 इंटू 10⁻⁻11 हो गया, गुना द्रव्यमान क्या होगा, तो 2 द्रव्यमान कितना हो गया, तो 20 गुना 50 बटा क्या 2 का स्क्वायर। चलिए देखिए 6.67, ठीक है, गुना 10⁻11 और ये देखिए 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, 10 और ये 2 शून्य और दे दीजिए, ठीक है, बटे 4 हो गया, 4 से काटिए, ठीक है, 4 का 4 1 हो गया, 2 6 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 और 4 छक्के 24, 4 7 28, 1.67 इतना आ गया। तो बच्चे क्या हो जाएगा 1.67, ठीक है, इंटू 10⁻11 इंटू 10�3, तो ये घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 16.7 गुना 10⁻, ठीक है, -11 है बेटा, तो 10⁻8 सेंटीमीटर। कहाँ देखिए 8 है, नहीं है कोई में, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं 1.67 रहने देते हैं, 16.67 है, हाँ बेटा। तो ये देखिए 3 अंक है ना, तो इसको क्या कीजिए, एक अंक इधर खिसकाएंगे, 10⁻11 गुना क्या हुआ 10, कितना है 50 किलोग्राम और 2 मीटर है, कोई बात नहीं 2 मीटर है, 1.67 गुना 10⁻11 इंटू 10⁻3 है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन गड़बड़ है आपका, ठीक है, 166.75 अगर हम लेते हैं, ले लीजिए 166.75 ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। बच्चे ये देखिए क्या करते हैं 1.67 है तो 1.67 लीजिए, 100,
ठीक है, काटेंगे तो एग्जैक्ट इतना ही वैल्यू आएगा 166। मान लेते हैं 101.6675 आया आपका वैल्यू, ठीक है। ये जब हम काटे इसको 6.67 को, तो 1.6675 इंटू, अब देखिए 10⁻⁻11 गुना क्या 10⁻3। तो बच्चे ये देखिए 2 अंक इधर खिसका दीजिए यहाँ पर, तो 166.75 गुना, अब देखिए 2 अंक इधर खिसकाए, 2 का अंक, 1 अंक इधर खिसकाए, 10⁻10 न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर। चलिए अविनाश कुमार जी 8 पेपर का भी रिवीजन कराइए। चलिए देखते हैं, प्रयास करते हैं 8 पेपर का भी करवाने का। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चे। तो अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगा, विराम में है तो विराम में ही रहेगा, ये जड़त्व कहलाएगा। क्या होता है कि जड़त्व वस्तु का वह गुण है, वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखती है, जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखती है, वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखती है। याद रखना बेटा, अपनी अवस्था को बनाए रखती है, को बनाए रखती है। और आपको पता होगा कि जड़त्व जो है वो वस्तु के द्रव्यमान का समानुपाती होता है। जड़त्व जो है आपको, ठीक है, द्रव्यमान का समानुपाती होता है, द्रव्यमान का समानुपाती होता है। और जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, जड़त्व होगा। संवेग देखिए, तो संवेग P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग कहलाता है। वेग क्या होता है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। बल क्या होता है, तो द्रव्यमान और, ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, बल कहते हैं बच्चे। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, बल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कारण निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। बच्चे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और कैल्शियम, ये तीव्र गति से आपको अभिक्रिया करेगा किसके साथ, ठीक है, और ठंडे जल के साथ। एल्युमिनियम नहीं करेगा बच्चे, एल्युमिनियम नहीं करेगा। ध्यान दीजिए बच्चे, क्या मैं कह रहा हूं आपको, धातु की क्रियाशीलता श्रेणी ले रहे हैं, के, ना, का, मग। ये धातु जो है ना ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेता है, ठंडे जल से अभिक्रिया करता है, जल से अभिक्रिया। अब देखिए इससे नीचे चलते हैं हम लोग, अभिक्रिया करता है, यहाँ देखिए करता है। फिर आते हैं, ठीक, के, ना, का, मग, अल ले लीजिए, अल, जन, फे, यहाँ देखिए फे, पब। ये जो है आसानी से जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, ये गर्म जल से करेगा, गर्म जल। और इससे नीचे किसी भी तरह से अभिक्रिया नहीं करेगा। यहाँ देखिए, ठीक, इसके बाद कु, हज, अज, औ, ये देखिए अज, औ, ये किसी भी तरह से जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक, जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, जल से अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। तो सबसे ऊपर जो है ये करेगा जल से अभिक्रिया, कौन कौन, तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम ये करेगा जल से अभिक्रिया, लेकिन एल्युमिनियम, जिंक, लोहा और लेड गर्म जल से अभिक्रिया करता है, गर्म जल से अभिक्रिया करेगा, ये ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा पीएच मान 7 से 14। बच्चे आपको पता होगा कि पीएच होता क्या है, तो निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन होता है बच्चे। ये देखिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा, और पीएच का मान अगर ग्रेटर देन 7 हो तो क्या होगा, तो बच्चे ये हो जाएगा क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन होगा। और पीएच का मान अगर बराबर 7 हो गया तो ये क्या होगा, उदासीन विलयन हो गया, उदासीन। और पीएच का मान अगर क्या हो जाएगा, आपको लेस देन 7 होगा तो ये अम्लीय विलयन होगा। कैसा होगा, अम्लीय विलयन होगा। तो देखिए, ठीक है, अम्लीय विलयन होगा, विलयन होगा। बच्चे पीएच का मान 7 से 14, 7 से 14, 7 से 14 यदि होगा तो आपको पता होगा 7 से 14 अगर होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी क्षारीय गुण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो OH माइनस आयन सांद्रता में कमी, गलत बात है, OH माइनस आयन सांद्रता में क्या होगा, वृद्धि होगा। ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरेसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है, तो ये प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है, ठीक है, आपको उच्च ताप पर पाए जाने वाले पदार्थ की अवस्था है, उच्च ताप पर पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ की अवस्था है, ठीक है, उच्च ताप पर पदार्थ की अवस्था है। और इसमें पदार्थ आयन के रूप में रहते हैं, इसमें पदार्थ आयन के रूप में रहते हैं, पदार्थ आयन के रूप में रहता है, आयन के रूप में रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। चलिए अच्छी बात है बच्चे,
ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, यह ठीक है, यह पांचवी पदार्थ की अवस्था है, निम्न तापमान पर होता है, पांचवी पदार्थ की अवस्था, और यह निम्न तापमान पर पाया जाता है, पदार्थ की अवस्था है और निम्न तापमान पर पाए जाते हैं, निम्न ताप पर पाए जाते हैं, निम्न तापमान पर पाए जाते हैं, पर पाए जाते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा, किस तापमान पर? निम्न तापमान पर पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां रखा गया था? धातुओं को बाईं ओर, और ये देखिए बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर क्या हो गया? तो धातु, बाईं ओर धातु, और आपको दाईं ओर क्या हुआ? अधातु, दाईं ओर अधातु, अधातु आपको दाईं ओर होगा। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातु कहां पर होता है? तो ऊपरी पंक्ति में। ठीक है, बाईं ओर, दाईं ओर, तो ये देखिए बाईं ओर होगा, क्या होगा? बाईं ओर, लेफ्ट साइड में होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्या कर रहे हैं? ऐसा कौन सा धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ, क्षारों के साथ अभिक्रिया करता है? बच्चे उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, धातु और अधातु दोनों के साथ का आपको अभिक्रिया करेगा, जैसे ठीक है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जैसे जिंक ऑक्साइड, ये सब जो है उभयधर्मी होता है। अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल क्षारक दोनों से अभिक्रिया करेगा, दोनों से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, एकदम याद रखिएगा बेटा, अभिक्रिया करता है। ठीक है, रिएक्ट्स बोथ विथ, ठीक है, एसिड और, ठीक है बच्चे आपको एसिड और सॉल्ट के साथ अभिक्रिया करेगा। तो अम्लीय ऑक्साइड नहीं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बच्चे अम्लीय ऑक्साइड क्या होता है? तो धातु का ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड क्या होगा? अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होंगे, अधातु के ऑक्साइड। और क्षारीय ऑक्साइड कौन होगा? तो बच्चे क्षारीय ऑक्साइड होगा, ठीक है, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्या देखिए, इन एक पौधा इनमें से एक बीज में परिवर्तित होता है। बच्चे बीज में बीजाणु परिवर्तित होते हैं, बीजाणु बीज में परिवर्तित होता है, याद रखिएगा, बीजाणु बीज में अंडाशय किस में परिवर्तित होगा? फल में, अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बीजाणु बीज में परिवर्तित होगा। ठीक है, बीजाणु बीज में परिवर्तित होगा, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी परिपथ में विद्युत धारा किसके द्वारा संभव होता है? तो बच्चे आपको मैंने कई बार पढ़ाया है कि देखिए, अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मान लीजिए इधर से इधर, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा होता है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा प्रोटॉन की दिशा में होता है, प्रोटॉन की दिशा में। ठीक है, प्रोटॉन की दिशा में होता है। तो यहाँ देखिए, किसी परिपथ में विद्युत धारा किसके कारण संभव होता है? तो परिपथ में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण संभव होगा। किसके प्रभाव के कारण? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण संभव होता है। तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण यह संभव होगा। और आई बराबर क्या होता है? तो Q/T होता है, Q/T होता है आवेश बटा समय, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश बटा समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। और ये कूलम्ब पर सेकेंड होगा, और इसका यूनिट होता है एम्पियर। बच्चे क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये सेशन यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि हम लोग डेली इस टाइम पर ALP 39 सेट वाला जो बुक है उसके डिस्कशन को हम लोग करते आ रहे हैं, तो आज सेट नंबर 13 के सभी रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव। तो आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे आप लोग के सर्कल में पूरी की पूरी फाउंडेशन रीजनिंग करना चाहते हैं, या आप भी कंप्लीट फाउंडेशन रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो आपके कंसल्ट में भी बहुत सारे बच्चे होंगे। और आपको भी अगर जरूरत है कि रीजनिंग ऐसा पढ़ें कि हम किसी को पढ़ा सकते हो, तो रीजनिंग फाउंडेशन कल इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी और आज से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आज से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आज से कंप्लीट फाउंडेशन बैच पढ़ने का मौका आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपके कंसर्न में जो भी बच्चे हैं उनको बताइए कि अगर जरूरत हो, अगर तुमको रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग आपका स्टार्ट हो चुका है कल से। तो कल तो इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था, लेकिन चैप्टर आज से स्टार्ट होगा। तो ऑनलाइन में भी कंडीशन व्यू लर्निंग एकेडमी पर आप जुड़ जाएं, या विशेष दिक्कत होने पर जो आपके पास नंबर है उस नंबर पर कॉल करेंगे, या फिर एक नंबर में लिखा देता हूं 8340244244
299। ठीक है, ये कंप्लीट फाउंडेशन है जो कि 6 से 7 महीने चलेंगे। ऑनलाइन वाले के लिए मात्र 500 के आसपास फी है, लेकिन ऑफलाइन में फी हाई होगी क्योंकि ऑफलाइन का बात ही कुछ अलग है। ठीक है सर, टेस्ट का 55 रुपया होना चाहिए लेकिन 102 रुपया ले रहा है, प्लीज कुछ कीजिए सर। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लेता हूं। फी फाउंडेशन का, पूरा फाउंडेशन का फी शायद मात्र 500 रुपया है, 499 के आसपास है, मात्र 500 रुपया फी है। 7 महीना पढ़ाएंगे इतने पैसा में, टोटल चीज। थ्योरी का भी पीडीएफ देंगे, क्वेश्चन ऐसा देंगे चैप्टर वाइज कि कोई बुक पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा कोई मार्केट में बुक ही नहीं आया है। जैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन देंगे, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देंगे, पजल का, मतलब सब चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। जितना डाउट होगा, डाउट भी क्लियर होगा, सब कुछ होगा। इसलिए तो मैं 6 से 7 महीना का ड्यूरेशन ले रहा हूं। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट रीजनिंग, वो यहां से जुड़े। हाँ, जो सिर्फ एलपी फोकस, क्योंकि एलपी में पता है सिलेबस ज्यादा नहीं है, कम चैप्टर है और वो भी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ना है, तो सिर्फ एलपी का फोकस अगर फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो उसको तो मात्र 99 रुपया लगेगा। हाँ, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ एलपी फोकस्ड पढ़ाएंगे कि एलपी एग्जाम में अभी तक जो भी चीज पूछा गया है, जो सिलेबस को फॉलो किया गया है, उस सिलेबस को, उस लेवल को फॉलो करते हुए करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा लेवल कहां रहता है? ग्रुप डी में, एनटीपीसी में अभी तक रीजनिंग का लेवल रहा है। ठीक है, तो चलिए, जो भी बच्चे जुड़ना चाहेंगे आप जुड़ जाएंगे। कोई तरह का समस्या हो तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ लेंगे कि सर कोई भी तरह का समस्या, चाहे जैसे कि सहवाज जी आपका फी वाला इशू है, आप इस नंबर पर बात करेंगे। किसी का ऐप संबंधी कोई भी इशू हो, आप क्लास परचेज करना चाहते हैं, क्लास दिख नहीं रहा है या फी वहां ज्यादा दिख रहा है जो हम बताए हैं, तो इन सारे मैटर पर आप इनसे संपर्क करेंगे। ठीक है, दीपक सर का नंबर है, आप इस पर कंसल्ट करेंगे। जो बच्चे पटना आके पढ़ना चाहते हैं उनको भेजिए क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए, फिलहाल हम लोग आज रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो रीजनिंग में सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आने ही वाला है। तो चलिए जरा आप लोग आंसर करने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, एक चीज तो बताना ही भूल गए, अभी 2-3 दिन की किसी बच्चे को अगर डेमो करना है, जैसे कि कल का भी क्लास कॉम्पिटिशन व्यू लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लाइव में जाएंगे तो कल की क्लास डायरेक्ट लाइव की गई है। जो ऑफलाइन में लेते हैं, ऑनलाइन में लेते हैं, उसको लाइव किया गया है। आज की भी क्लास, कल की भी, परसों, मतलब 2-3 क्लास फ्री में लाइव किया जाएगा। आप इससे देख पाएंगे कि सर फाउंडेशन में किस तरीके से पढ़ाते हैं और आपने कैसे पढ़ा है, डिफरेंस साफ झलक जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से कर भी सकते हैं। तो चलिए, और पहला क्वेश्चन रीजनिंग का आपके सामने में ये रहा। दिए गए वर्ण समूह से संबंधित, देखो रमा को ये लिखा जाता है, रमा को ये लिखा जाता है, तो यहां का जो MA है वो यहां आ गया, यहां का जो RA है वो आगे चला गया। तो हम भी SI को आगे कर देंगे और TA को पीछे कर देंगे। या तो ये होगा TASI, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, तो RAMA। ठीक है, क्लियर? तो या तो ये हो सकता है कि M यहां आ गया, R यहां आ गया, अब A को अपने जगह छोड़ दिया, ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सीता को भी क्या कर देंगे हम लोग, T यहां आ जाएगा, S यहां पर, I और A को छोड़ देंगे, सिर्फ हम भी इसी को बदलेंगे। क्या TISA है ऑप्शन में? तो है ऑप्शन में, तो आंसर क्या चला गया, तो D नंबर। वेरी गुड, बहुत अच्छे सहवाज, अभिषेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स की ओर, किसकी ओर? एक्स की ओर संकेत करते हुए किसने? Y ने कहा कि एक्स ही मेरी मां के एकमात्र बेटे का पुत्र है। एक्स कौन है? तो Y क्या कहता है कि मेरी मां, यही ना, एक्स ही मेरी मां के एकमात्र बेटा। तो Y की मां का एकमात्र बेटा या तो ये होगा या दूसरा भाई भी हो सकता है कि नहीं? तो क्या कहता है? Y कहता है कि एक्स ही मेरी मां के एकमात्र बेटे, तो मेरी मां के एकमात्र बेटे या मेरी मां के एकमात्र बेटे का पुत्र है। तो एक्स या तो इसका पुत्र होगा या फिर इसका पुत्र होगा कि नहीं होगा? क्लियर? तो सवाल है फिर वाई एक्स का कौन? तो दिमाग लगाइए कि वाई एक्स का कौन, यहां से तो पिता हो जाएगा और यहां से चाचा हो जाएंगे या बुआ हो जाएगी।
क्योंकि इसका जेंडर तो क्लियर होगा नहीं। तो जरा बताइए, ससुर तो कभी नहीं होगा, भाई कभी नहीं होगा, दादा कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। जिसने भी आंसर सी किया है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन? यह बताइए 15 फरवरी 2018 को क्या है? गुरुवार। तो सेम डेट 15 फरवरी 2019 को क्या होगा? तो आपको पता है कि सेम डेट अपने आने वाले वर्षों में एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि ये भी जनरल है और ये भी जनरल है। तो गुरुवार से क्या हो जाएगा? शुक्रवार, क्योंकि यहां से यहां में क्या हो जाएगा? एक दिन बढ़ जाएगा। अब लेकिन आपसे क्या पूछे हैं? अब यहां से यहां आओ, 18 अप्रैल ना, अरे यार, अब आप यहां से यहां आओ। हमने पूछा 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? तो जरा दिमाग लगाइए आप। फरवरी में कितना दिन बचा हुआ है? 13 दिन फरवरी में बचा हुआ है, प्लस फरवरी के बाद मार्च में 31 दिन बचा हुआ है, मार्च के बाद अप्रैल का 18 दिन। 7 से काट दिए तो 6 बचा, 7 से काट दिए तो 3 बचा, 7 से काट दिए तो 4 बचा। क्लियर? अब 4 3 7 खत्म कर दिए तो फाइनली क्या बचा? 6। यानी कि यहां से 6 दिन जोड़ दीजिए। अब कहा जाता है कि किसी दिन में 6 दिन जोड़ने से बेहतर है कि एक दिन घटा दो, बात बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। किशन मुरारी कुमार, खुश रहिए, कंटिन्यू रहिए। चलो, अब अगला क्वेश्चन कह रहा कुछ बढ़ई जो है वो प्लम्बर है। तो बी से बढ़ई हो गया और कुछ बढ़ई क्या हो गए? प्लम्बर हो गए। फिर कह रहा कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर है और कुछ प्लम्बर क्या है? दिहाड़ी मजदूर है। कोई दिक्कत? डन। अब देखिए इस पर कौन कौन सा कंक्लूजन को आप सही करना चाहेंगे। तो कुछ प्लम्बर बढ़ई होगा, तो जी हाँ, क्योंकि प्लम्बर और बढ़ई में तो रिलेशन बन रहा है ना जी, तो कुछ प्लम्बर बढ़ई है, तो क्या कहेंगे? एकदम श्योर। दूसरा कह रहा कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर है। अब क्या कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर है? तो ये भी है, क्योंकि दिहाड़ी मजदूर और प्लम्बर में भी रिलेशन बन रहा है। क्या कहेंगे? यस सर, श्योर, ये भी सही होगा। तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन से बी चला जाएगा। डन। कृष्ण मुरारी कुमार सर, ऑफलाइन टेस्ट, ऑफलाइन को अब ऑनलाइन कर दिया गया। ऑफलाइन में बहुत दिक्कत होती थी। ठीक है, ऑफलाइन बच्चा सब अब ज्यादा करना भी नहीं चाहता है, बच्चे भी ज्यादा थे नहीं, हमने क्या कर दिया कि ऑनलाइन कर दिया। हाँ, आप ये है कि ऑफलाइन में आप यहाँ से क्वेश्चन ले जा सकते हैं, क्वेश्चन ले जाइए, या यहाँ से यहाँ पर बैठ करके सेट बना करके डिस्कशन, लेकिन आपको ऐप पर देखना होगा। आप बैठ करके टेस्ट यहाँ दे सकते हैं, हम आपके लिए यही कर सकते हैं कि बैठ करके टेस्ट दे सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं देना है, जो ऑनलाइन का चार्ज है वही लगेगा आपको। हाँ, फोटो कॉपी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पड़ जाएगा, लेकिन डिस्कशन का कोई चार्ज नहीं, डिस्कशन लेकिन आपको वहीं मिलेगा, कर सकते हैं। तो कह रहे इस डायग्राम का सही से प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो डॉक्टर, मनुष्य और गाय। आपको पता है कि इसका क्या बनेगा? तो ये हो गया मनुष्य, मनुष्य में से कुछ डॉक्टर, लेकिन गाय बिल्कुल अलग हो जाएगा, मतलब ए नंबर आंसर नहीं जाएगा। पुरुष, पिता और डॉक्टर, तो जितने भी पिता होंगे वो तो पुरुष होंगे, और उसमें से डॉक्टर ये हो जाएगा, मतलब बी भी इस डायग्राम को फुलफिल नहीं कर रहा है। बिल्ली, खिलौने और लड़की, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? बिल्ली अलग, खिलौना अलग और लड़की अलग, तो ये भी नहीं होगा। पक्का आंसर क्या चला जाएगा? डी। चपरासी, सरकारी कर्मचारी और शिक्षित व्यक्ति, जैसे कि ये शिक्षित व्यक्ति हो जाएगा। अब शिक्षित व्यक्ति में से कुछ चपरासी होंगे और शिक्षित में से कुछ लोग सरकारी कर्मचारी होंगे और कुछ लोग सरकारी के साथ साथ चपरासी भी होंगे। तो बेस्ट फिगर कौन सा जाने वाला है इसका? तो डी जाने वाला है। क्लियर है? अगला सवाल ये रहा, उस अक्षर का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिए ये क्या है आपका? तो वॉवेल है। ये क्या है आपका? वॉवेल। ये क्या है आपका? वॉवेल। लेकिन ये क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो फिगर नंबर ए बिल्कुल अलग है, लेकिन ऑप्शन से क्या जाएंगे? बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है कि कोई भी आम संतरा नहीं है। चलो ए से आम हो गया और जितने भी आम है कोई भी संतरा नहीं है। फिर कह रहा कोई भी संतरा सेब नहीं है, और कोई भी संतरा एसबी से सेब नहीं है, और कुछ आम सेब है। अब देखो आम तो ये रहा, इसका मतलब जो डायग्राम हम लोग बनाएंगे ना वो इस तरह से नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिए, कुछ आम क्या है, सेब है, तो ये सेब हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि इस दोनों में क्या रिलेशन है, निगेटिव रिलेशन है। तो डायग्राम यही बनेगा कि नहीं। अब देखिए तो कोई भी आम संतरा नहीं है, ठीक है, कोई भी संतरा सेब नहीं है, ठीक है, और कुछ आम सेब है। अब देखिए इस पर कंक्लूजन है पहला कि कोई भी सेब आम नहीं है, तो कोई भी सेब आम नहीं है तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि हम तो देख पा रहे हैं कि इतना सेब तो आम है ना जी, इकरा ना कोई सेब आम नहीं है, तो क्या कहेंगे, झूठे कहीं के, मक्कार कहीं के, झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि कुछ सेब तो आम है और तुम कह रहे हो कि कोई सेब आम नहीं है, मतलब तुम झूठे हो। दूसरा कह रहा है कोई भी सेब संतरा नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी सेब संतरा नहीं है, फिगर से भले ही दिख रहा है लेकिन ये बात कन्फर्म नहीं है, कोई सेब संतरा नहीं है। हाँ अगर रहता, सॉरी, कोई भी संतरा सेब नहीं है तो कोई सेब संतरा नहीं है, ये बिल्कुल सही होगा, क्लियर लिखा हुआ है, कोई भी संतरा सेब नहीं है मतलब कोई भी सेब भी संतरा। यहां पर तो लिखा हुआ है ना, ये देखिए लिखा हुआ है ना 100%, मेरा इस पर ध्यान ही नहीं गया, मतलब दूसरा 100% सही होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, एकदम 100% सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कुछ संतरे आम है, झूठा कहीं का, संतरा अलग है आम अलग है, कैसे मान लें कि कुछ संतरे आम है। ऐ कह रहा सभी सेब आम है, सेब जब आम हुआ ही नहीं तो सभी सेब कभी हो पाएगा नहीं, तो क्या कहेंगे, केवल निष्कर्ष दो पालन करते हैं। कोई दिक्कत। अगला सवाल देखिएगा, 5 व्यक्ति कौन कौन पी क्यू आर एस टी किसी पंक्ति में खड़े हैं, पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, मध्य का व्यक्ति बताइए। तो पहला इंफॉर्मेशन से अगर पता करते हैं तो कह रहे टी के बाईं ओर क्यू है, मतलब टी के बाईं ओर कौन है, क्यू, तो बताइए बीच में कौन खड़ा है, पता चल पाया नहीं। दूसरा कह रहा है पी और टी के मध्य में एस है, मतलब पी और टी के मध्य में कौन है, तो एस है, या तो ये होगा या फिर P और T के बीच में S होगा, ये होगा, ये या ये होगा, लेकिन बीच में कौन पता नहीं चल पाया। तो क्या कहिएगा, सर पहला भी अकेला आंसर नहीं कर पाया और दूसरा भी अकेला आंसर नहीं कर पाया। लेकिन एक बात बताइए, दोनों को मिला करके मिलाने पर क्या हो रहा है, तो मिलाने पर यह बात तो क्लियर है कि T के तुरंत बाएं Q होगा, यह बात क्लियर है। अब ठीक है, मतलब ये गलत हो जाएगा, तब मतलब PST तब क्या हो जाएगा, गलत। अब TSP होगा, TSP, तो 4 ही लोग ना बैठा जी, 5वां लोग कौन है पता चल पाया, तो क्या कहेंगे, दोनों मिलाने के बाद भी आंसर नहीं आया, मतलब कथन और 1 और कथन 2 दोनों ही ऊपर के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है, देने में सक्षम है, ना तो कथन 1 ना कथन 2। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर है। चलिए अगला सवाल ये रहा, श्री राजेश किस वर्ष में पैदा हुए थे, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है डाटा सफिशिएंसी का। श्री राजेश किस वर्ष में पैदा हुए, वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 साल छोटा है, मतलब पिता से 25 साल छोटा है कौन, राजेश। लेकिन इससे राजेश का वर्ष पता चल पाया, क्या कहेंगे, नहीं सर नहीं पता चल पाया। श्री राजेश की बहन जो 1974 में पैदा हुई थी, उनके पिता से 35 साल छोटी है, तो उसकी बहन, राजेश की बहन 1974 में पैदा हुई, तो बताइए उसके पिता कब पैदा होंगे। तो कह रहे श्री राजेश की बहन जो 1974 में पैदा हुई थी, उनके पिता से 35 साल छोटी है, तो 35 साल बाद पिता हो जाएगा, 1974 प्लस 35, तो ये किसका हो जाएगा, पिता का। तो लेकिन राजेश का तो एज पता नहीं चल पाया, लेकिन दोनों को मिलाएंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि पिता का जब पता चल गया तो राजेश का भी पता चल ही जाएगा, तो दोनों मिलाने पर आंसर आ रहा है। तो क्या कहेंगे, तो कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त है, ऑप्शन से सी चला जाएगा, ऑप्शन से सी चला जाएगा। अगला 4 है 9 है 20 है 44, 4 है 9 है 20 है 44 है, तो अगला क्या होगा। अब सारी संख्याओं को देखेंगे तो डबल के आसपास है, 4 से 9 में गुना 2 प्लस 1,
9 से गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 4। तो देखिए 1 गुना 2, 2 गुना 4, तो अब गुना 2 अब प्लस 8 हो जाएगा। तो 44 दूना कितना 88 और 8 96 हो जाएगा, या और क्या लॉजिक है? ओके हाँ 1 2 ठीक है ओके। चलिए तो 8 पर करने पर तो आंसर आया नहीं, तो एक काम करते हैं, गुना 2 तो सब में है ही ना, यहां क्या हुआ 1 से 2 में प्लस 1 बढ़ा, 2 से 4 में प्लस 2 बढ़ा, तो 4 से यहां 3 बढ़ाते हैं 7। देखिए तो आ रहा है क्या 44 दूना 88 7, हाँ आ रहा है, मतलब 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 95। डन। अब क्लियर हुआ। अगला सवाल, उस विकल्प का चयन कर जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान पर आएगी, यहां पर क्या होगा? देखिए यहां पर क्या है 1 2, देखिएगा 1 2 3 ये है, फिर ये वाला लाइन अगले में कट गया, मतलब एक एक पॉइंट कटते चला जा रहा है ना। मतलब अगले लाइन में यहां से यहां कटा, कटा कि नहीं, फिर अगले लाइन में यहां से यहां कटा, फिर इसके अगले लाइन में यहां से यहां कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बस इतना सा रह जाएगा, रह जाएगा कि नहीं 1 2 3 4 5 इतना सा रह जाएगा। ऑप्शन से बी हो जाएगा। एक एक लाइन कटता चला जा रहा है, और क्या हो रहा है एक एक लाइन कटता चला जा रहा है। देखिए ना ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7वां हट गया, फिर देखिए 1 2 3 4 5 छठा हट गया, तो हमें क्या किया 1 2 3 4 5वां हटा दिए, फिर 1 2 3 चौथा हटा दिए, फिर 1 2 तीसरा हटा दिए। समझ में आई बात? चलो फिर अगला सवाल क्या कह रहा है 13वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्रों में से नीचे दिए गए चित्र की पानी में सही मतलब जल प्रतिबिंब पता करना है। तो बताइए स्टार, बिल्कुल स्टार, ये वाला त्रिभुज ऐसा हो जाएगा और ये वाली त्रिभुज ऐसी हो जाएगी। अब ये जो ऊपर में है ये क्या हो जाएगा नीचे की तरफ हो जाएगा, तो 1 कैंसिल 3 कैंसिल। अब ये दोनों जो नीचे है अब ये क्या हो जाएगा इस तरह से बन जाएगा कि नहीं? अब ये जो इस तरह से है वो इस तरह से हो जाएगी। अब बताओ कौन सा हो जाएगा? इस तरह से दोनों में दिया हुआ है। अब 2 और 4 में से, ठीक है, पूरा क्लियर दिख नहीं रहा है, समझ गए? 2 और 4 में पूरा क्लियर तरीके से दिख नहीं रहा है, ठीक है। 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर हम आंसर कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? तो ये देखिए कि 2020 से, हट जाए मेरे भाई, 2020 से ठीक पहले क्या आ रहा है 2019 आ रहा है, जो कि एक जनरल वर्ष है। यदि किसी वर्ष से ठीक पहले जनरल वर्ष आता है इसका मतलब है कि वह 11 वर्ष में रिपीट करेगा, मतलब 2020 से 2031 हो जाएगा, 2031 हो जाएगा। अब 2031 फिर जाकर के 11 वर्ष में रिपीट करेगा, तो 2000 कितना हो जाएगा 42, वो भी नहीं दिया हुआ है ना। तो हो सॉरी, ये एक लीप ईयर है ना जी। ओहो, देखिए 2020 क्या है, एक लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। अब लीप ईयर जो है 28 वर्ष में रिपीट होता है। कितने वर्ष में? 28 वर्ष में रिपीट होता है। तो 2020 प्लस 28 कितना हो जाएगा 2048, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। फिर इसमें 28 जोड़िए, 8 8 6 4 2 6 1 7 2076। अब तो हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि लीप ईयर हर 28 वर्ष में रिपीट होता है। अब 28 की ऑप्शन नहीं था, तो अगला 28 के 2076 में रिपीट करेगा। क्लियर? अगला सवाल, जब प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट, जब प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम करते हैं तो कंपनी क्या हो जाती है? तो कंपनी मुनाफा नहीं कमा सकती है।
मतलब मैनेजमेंट और कर्मचारी दोनों मिल करके काम करते हैं तो कंपनी मुनाफा नहीं, मतलब क्या दोनों मिली भगत कर लेते हैं, है ना। तो बताइए, पहला, कर्मचारियों को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए, सही या गलत? यहां कुछ और तो ऐसा तो नहीं था कि कुछ और होना चाहिए था, कुछ और हो गया, बताइए। तो पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल से, जब प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम करते हैं तो कंपनी मुनाफा कमा सकती है। इस नहीं को काट दीजिए, ठीक है। मतलब प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिल जाए तो कंपनी मुनाफा कमा सकती है। पहला, कर्मचारियों को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही। प्रबंधन को कर्मचारी के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए, तो बिल्कुल सही। दोनों एक दूसरे को सहयोग करें, तो आंसर 1 और 2 दोनों। नहीं को काट दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर वहां नहीं रहेगा तो दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब एक तरह का डायग्राम कौन कौन है, 1, 6 और 9। तो 1, 6, 9 कहां पर है, 1, 6, 9 यहां पर है, 1, 6, 9 यहां पर है, मतलब ये दोनों कट गया, ए और सी कट गया। उसके बाद आते चतुर्भुज कौन कौन सा, तो 3, 7, 4, 3, 4, 7 यहां पर है, यहां पर नहीं है, 3, 4, 7 यहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीक है। ये तो कट ही गया, यहां पर 3, 4, 7 नहीं ना है, तो बी भी कट गया, आंसर डी। अगला सवाल, इसका इमेज कैसा बनेगा, तो ये जो पार्ट है 3, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ऐसा आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, तो बताइए। तो ये वाला जो बीच, ये बीच लाइन पर है, तो बीच लाइन पर होगा, ये ए कैंसिल, बी कैंसिल, अरे सब में वैसा ही दिया हुआ है, चलो कोई नहीं, उसको वो नहीं छाटा है, ठीक है। अब ये जो सर्कल है इधर, वो सर्कल इस पर आ जाएगा, तो बी नंबर कैंसिल, ए नंबर कैंसिल, सी नंबर कैंसिल, सीधा आंसर डी, ऑप्शन सी। सर्कल को देखिए, आंसर आ गया। अगला सवाल, यहां पर कौन आएगा, बताइए, बताइए यहां पर कौन आएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, यहां पर ये आएगा, ये आएगा, मतलब ऐसा तो होना चाहिए। ऐसा बताइए, ए में नहीं दिया हुआ है, सी में है, डी में है और बी में है, क्लियर, डन। उसके बाद एक, सॉरी भाई मेरे, एक यहां से ये लाइन होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, उससे मिलता जुलता, फिर एक लाइन ये होना चाहिए। तो इसके अलावा 2 लाइन होना चाहिए, ठीक है, ओके। फिर यहां से ऐसा, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो कि कहां पर दिख रहा है, ओके। अंदर से एक छोटा वाला और क्रॉस करता हुआ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्रॉस। अच्छा, ये सर्कल क्रॉस कर रहा है कि नहीं, तो यहां पर इस सर्कल को देखें तो बी गलत हो जाएगा, इसको देखें तो डी गलत हो जाएगा, मतलब फिगर नंबर सी। देन अगला, एक मां अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में तब मर गया जब वह बाइक चला रहा था। इस पर क्या अनुमान हो सकता, वह मां सोचती है कि यह उसके बेटे की गलती थी, या वह मां सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं है। कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा, ध्यान रहे, यह आपको फंसा रहा है। पहला भी नहीं होगा और दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सीडेंट में मारा गया तो यह कहीं भी कथन में कंफर्म नहीं हुआ है कि गलती किसकी थी, तो हम गलती नहीं मान सकते। तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन से ए चला जाएगा, क्लियर। अगला, यहां क्या लॉजिक है, जल्दी से बताएं। अच्छा, इस दोनों को जोड़िए तो 116 होगा, और इस दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, अच्छा 78 हो जाएगा। 4 3 7 5 3 घटाइए तो आपको 38 मिल जाएगा।
उसी प्रकार इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, 8 4 12 1 13 हो जाएगा, 232 हो जाएगा। और इस दोनों को जोड़िए तो 5 3 8 6 4 10 मतलब 90 हो जाएगा। घटा लीजिए तो 2 का 2, 23 में से 9 गया 14, 142। क्या आंसर चला जाएगा? 142। आमने सामने वाले को जोड़ना है और अंतर निकाल लेना है, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? अगला सवाल कह रहा है DEMN के सभी अक्षरों को व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाने पर उसका आखिरी अक्षर क्या हो जाएगा? बताइए इससे कौन सा शब्द बनेगा? DEMN से बताइए कौन सा शब्द बनेगा? MEND मेंड बनेगा कि क्या बनेगा? जल्दी से बताइए। MEND बनेगा या कुछ और बनेगा? पक्का वही बनेगा, MEND। तो इसका आखिरी अक्षर कौन सा हो जाएगा? तो D हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल। अब देखिए B से E में क्या किया गया? +3, यहां +4, यहां +5, यहां +6। तो अभी वही कर दो, +3 +4 +5 और +6, तो 19 3 22, फिर +4 E, 9 5 14 और 12 6 18, मतलब VENR। तो VENR कहां दिया हुआ है? C नंबर ऑप्शन में। VENR कहां दिया हुआ है? तो C नंबर ऑप्शन में। अगला सवाल, दाएं ओर से 7वें पद के बाएं से छठे संख्या कौन होगा? तो जब एक दाएं हो और एक बाएं हो तो इस केस में प्लस किया जाता है। तो दाईं ओर से 7 के बाएं छठा क्या हो जाएगा? दाएं से 13वां हो जाएगा, दाएं से 13वां। तो ये हो गया 3 3 6 3 9 3 12 1 13वां, कौन सा? तो 3 हो जाएगा। दाएं से 13वां कौन सा? तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर अंतिम सवाल पर आते हैं। ये आकृति किस में दिख रही है? देखो सबसे पहले L देखते हैं, तो L यहां भी दिख रहा है, L यहां भी दिख रहा है, L यहां भी दिख रहा है, लेकिन D में नहीं दिख रहा है। तो L में यहां पर दिख रहा है, किस फिगर में? फिगर नंबर B, लेकिन ऑप्शन नंबर A। क्लियर है? तो आप लोग अभी तुरंत बने रहें, क्योंकि इसके तुरंत बाद मैथ होगा। ठीक है, तो बने रहें, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज है सेट नंबर कितना? सेट नंबर 13। सब बन गया है क्वेश्चन सब। कलम किधर गया है? चलिए रेडी है सब लोग? आज का पहला सवाल कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है? 435 के नजदीक आगे कौन सा वर्ग संख्या है? तो 441 होता है 21 का स्क्वायर। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 1 6 जोड़ना पड़ेगा। 6 में टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर C हो गया। क्या फटाफट बोलते चलना है? अगला सवाल पे आ जाओ। 4 संख्याएं ABCD इस प्रकार है कि उनका औसत 16 है। AB का औसत इतना, CD का औसत क्या होगा? AB का औसत दिया गया CD, मतलब 4 व्यक्ति का औसत दिया गया है 16, 2 व्यक्ति का दिया गया है 9.5, शेष 2 व्यक्ति का औसत निकालना है ना। शेष 2 का औसत निकालना है, या तो 2 2 सेम है तो इतना जोड़ इसका x मान लेगा तो इसका औसत ही ये होगा। मतलब ये भी हम कर सकते थे 96 + x/2 बराबर 16, ये भी कर सकते थे, x का वैल्यू निकल जाएगा। 32 में से 23 9 32 यानी 21.4, 32 में से 9 जाएगा 24 9 33 ना, ठीक है। तो 16 दूना 32, 32 में से यानी 32 में से अगर 9 जाता तो बचता कितना? 24 ना 23, लेकिन 9.6 जाता है तो 22.4 ना, 22.4 22.4 नहीं है। अच्छा 9.5 है, कोई बात नहीं, 9.5 दे दो। यहाँ 9.5 देंगे तो यहाँ 24.5 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, या आप बेस लेकर के भी कर सकते थे। सबका औसत 16 है तो इसका औसत 16 होना चाहिए।
अब इसको 16 होने के लिए 6.5 बढ़ाना पड़ेगा। और 6.5 कै गो संख्या 2 गो, और कै गो भाग में बांटना है 2 भाग में, काट दो, इसको जोड़ दो, 16 6 22.5। ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अगला चलो। इतना का कोई हल नहीं है तो के का मान कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है, डी लेस देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4k लेस देन 0, यानी k इंटू के माइनस 4 लेस देन 0। के का मान क्या सब आएगा, यहां से एगो 0 आएगा, एगो 4 आएगा, एगो 4 आएगा। के स्क्वायर का कोफिशिएंट ये क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो प्लस और माइनस और प्लस लिखना है। प्लस पॉजिटिव रहे तो प्लस से शुरू करिए, निगेटिव रहे तो माइनस से शुरू करिए, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और हमको क्या करना है, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या, निगेटिव पार्ट लेना, मतलब ये पार्ट लेना है हमको। इसका मतलब के का मान 0 और 4 के बीच में होगा, 0 लेस देन के और लेस देन 4, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। 0 लेस देन के और लेस देन 4। ठीक है, 55 रुपया होना चाहिए, लेकिन 102 रुपया ले रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। कहां पर 102 रुपया ले रहा है बाबू, कंप्लेन नंबर पे कंप्लेन कर लो, क्योंकि 55 रुपया जिसका है तो उसका 55 रुपया ही लेगा। एक बार देख लो कंप्लेन नंबर पे बात करके। चलिए ये हो गया। इसके बाद आइए, कहता यदि एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है, ये सब तो आपका फिजिक्स का चीज हो गया। अगला हो, इतना का वर्गमूल क्या होगा, 6561। लास्ट में 1 है तो या तो 9 होगा या 1 होगा, 9 होगा 1 होगा, ये ऑप्शन तो ऐसे चले गया। अब आप या तो वर्ग करके देख लीजिए या वर्गमूल निकाल के देख लीजिए। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट छोड़ देंगे, इसको देखेंगे किसके किसके वर्ग के बीच में है, तो 8 और 9 के बीच में है, तो इसमें से हमेशा छोटा वाला लेना है, 8 वाला 2 गो ऑप्शन है, ये भी छट गया। अब यहाँ पर 1 है तो या तो 1 आ सकता है या कितना आ सकता है, 9 आ सकता है। अब ये 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। 65 छोटा वाले के नजदीक ज्यादा है तो छोटा वाला होगा, बड़ा वाला नहीं होगा। 81 आपका उत्तर हो जाएगा। 81 या तो ऑप्शन से वर्ग करके चेक कर लेंगे, ये 6400 और वो 6500 है तो यही होना चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 9 में 8100 के नजदीक चले जाएगा, तो ये होने वाला है नहीं। ये 80 का होता है 6400, ये 79 है, तो ये भी होने वाला है नहीं। मतलब नहीं भी बनाते तो आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर आ जाता, नहीं भी बनाते तब भी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगला आइए, इतना का वर्गमूल 576 का वर्गमूल क्या होता है, 24 का वर्ग होता है 576। डाटा से है, पार्टी दक्षिण पूर्व जो है सब दिया गया है, ABCD पार्टी। क्वेश्चन कहता है वह पार्टी जिसने सर्वाधिक सीटें जीती है वह डैश है। सर्वाधिक सीटें कौन सा पार्टी जीता है, तो ऐसे करके जोड़ के देखना पड़ेगा। 4 3 7 3 10 2 12 120 7 7 14 5 19 139। इसको जोड़ के देखिएगा, 7 2 9 9 8 17 170 6 6 12 6 18 यानी 188 ये हो गया। ये हो गया 8 7 15 2 17 170 3 1 4 4 8 1 9 179 ये हो गया। ये सबसे कम हो गया तो इसको चेक ही नहीं करना है। हमको कहता सर्वाधिक, सर्वाधिक कौन है 188, मतलब बी ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। जोड़ के खाली चेक करना था। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना है तो छूट की दर ज्ञात करें। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य कितना का छूट मिला है, 40 का छूट मिला है 170 पर, गुना 100, बस हो गया। इतने करना है, मतलब 400/17%। 17 दूना 34, बच गया कितना, 6 पर 0, 17 तिया 51 और 9 बच गया 17 5 85, 23.5 के करीब, 23.5 के करीब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला चलो। कहता 60 का 15% डैश के 45% के बराबर है। 60 का 15% बराबर x का 45%। तो 15 से 3 बार में काट दो, 3 से 20 बार में काट दो, 20 उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलो, आसान सवाल। एक जेम्स और राधा के बीच में इतना के अनुपात में बांटा जाता है तो राधा को कितना हिस्सा, राधा यही होगा 2/3। बहुत इजी क्वेश्चन सब है ना। 29 दूना 58 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। अगला चलो,
कहता उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष जो है 2 4 है, -3 -1 है और 5 3 है। नया फाउंडेशन सब चालू हो चुका है, सबको बता दिए थे शाम 5 से 6 में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलने वाला है वो बैच, ठीक है। अब देखिए एक नया तरीका सिखाते हैं कैसे जल्दी निकलेगा आपको एरिया। 3 बिंदु से त्रिभुज का एरिया निकालने का जो नियम है, एक बिंदु को 0 कर दीजिए, एक बिंदु को 0 कर देना। देखो इसमें 3 इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो गया। एक को 0 करना है तो इसमें 3 किसी एक को 0 कर सकता है, इसमें 3 इसमें 1 तो कितना हो गया, ये 5 और 5 हो गया और ये हो गया 8 और 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, नजदीक नजदीक और दूर दूर को गुना कर देना है। नजदीक नजदीक हुआ 40 और दूर दूर हुआ 5 चौके 20 तो क्या करना है, हाफ इंटू इसका माइनस कर लेना है, 40 - 20 दोनों का अंतर तो कितना हो जाएगा, 10 उत्तर हो गया। हाफ इंटू नजदीक नजदीक दूर दूर का अंतर कर लेंगे, कितना हो गया, 10 आपका उत्तर हो गया। अगला सवाल चलेंगे, ठीक है। अगला सवाल चलो। याद रहेगा रूल, किसी एक बिंदु को 0 कर लेंगे, जितना जोड़ घटक ये सब में कर लेंगे, उसके बाद नजदीक नजदीक और दूर दूर को गुना करेंगे, उसको अंतर निकाल लेंगे और 2 से भागा दे देना है। बस इतना काम याद रखिए, एरिया आपका निकल जाएगा। 4 बार 5 बार बना जाना है, इसको याद रखेंगे। अगला आई, कितने समय में इतना ब्याज दर से 8% दर पर इतना रुपया हो जाएंगे, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अर्धवार्षिक संयोजित होता है 8% पर कितना समय में इतना हो जाएगा। तो अर्धवार्षिक छोड़िए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कितना बढ़ा, 176 बढ़ गया। 176 इसका कितना परसेंट होगा, तो आप कहिएगा 4% हुआ। 4 चौके 16 1 17 4%। 8% है, 8% से 4% से थोड़ा सा कम है, मतलब कम है इसलिए ज्यादा नहीं बढ़ा है। और रेट है इसमें 8%, रेट है इसमें 8%, तो समय कितना होगा, 1/2 वर्ष। 1/2 वर्ष होगा, 1/2 वर्ष मतलब 6 महीना में टिक लगा दीजिए। 6 महीना में टिक लगा देना है, काम हो गया। क्या सिंपल, कोई इसमें इस रूल में कोई छमाही तिमाही से कोई मतलब ही नहीं, सीधा याद रखना ये कितना परसेंट बढ़ा, तो आप कहिएगा 4% बढ़ा। 4% जो है इतना बढ़ा, जिसमें रेट है 8%, तो 8 से इसमें भाग दीजिए, समय कितना होगा, आधा वर्ष। आधा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज सवाल हो गया, ठीक है। तो ये कितना निकल गया, आधा वर्ष, डायरेक्ट टिक लगा दीजिए 6 महीना। अगला आइए, कहा 94 प्रश्न का उत्तर देता है और 141 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और गलत के लिए 1 अंक काटा जाता है, तो x द्वारा गलत उत्तरों की संख्या ज्ञात करें। गलत उत्तर कहे ना तो सभी को सही कर लेना, सभी को सही। 94 का 94 प्रश्न अगर सही हो जाएगा तो 94 गुना 4 अंक मिलता, लेकिन आया है कितना, 141 अंक आया है। एक क्वेश्चन गलती होता तो 4 मार्क कम ये या 1 मार्क ये, तो 4 जोड़ 1 कर देंगे, इसका अंतर में भाग दे देंगे, ये निकल जाएगा सही। गलत पूछ रहा था ना, सभी को सही कर दिए, हो गया काम। तो सभी को सही कर देते, इतना मिला 141, इसका चेंज +4 से -1, इसका चेंज से भाग दे दीजिए, काम खत्म। ये हो गया कितना, 4 चौके 16 9 चौके 36 और 1 37, इसमें से घटाइएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 23 14 बटे 5, भाग दीजिएगा 5 से भाग दीजिएगा, 5 चौके 20 5 7 35, 47 क्वेश्चन जो है उसका सही है। आप एलिगेशन पर भी बना सकते हैं इस सवाल को। गलत कहे तो सभी को सही कर लिए तो इतना आता, लेकिन आया इतना, दोनों का अंतर निकालेंगे। अगर सभी एक क्वेश्चन सही होता तो 5 मार्क और गलत होता तो -1 मार्क, तो इसका भी अंतर निकाल लेंगे तो जुट जाएगा, 4 और 1 है, तो इसका भी अंतर निकालेंगे, जुट जाएगा। इसका अंतर ऊपर में, अब भाग दे दीजिए, काम खत्म। आप एलिगेशन पे बनाइए या जो नियम से आप बनाइए, सभी से वही आएगा। इसमें तो डायरेक्ट मान रखना है sin 30 डिग्री, 1/2 जोड़ 1/√3/2, क्योंकि इसका 30 डिग्री इसका 60 डिग्री, +1 + √3/2 बटे जो है फिर 1/2, ये हो गया। तो ये कितना, 2 2 कट जाएगा, तो इसका 1/2 + √3 बचेगा और यहाँ बचेगा 2 +
√3। इसका अगर हम कर दें परमेकरण कर दें तो 2 - √3 हो जाएगा, और ये 2 + √3 हो जाएगा। ये और ये कट गया, कितना आ गया 4 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला चलेंगे, कहता है उस विकल्प का चयन करें जो नियमित चित्र में त्रिकोण की कुल संख्या को दर्शाता है। त्रिकोण इस टाइप का उल्टा पुल्टा करे तो 1 में 4 जोड़ते जाइएगा, 1 में 4 जोड़ते जाइएगा, उत्तर हो जाएगा। तो कई बार उल्टा हुआ है, 2 बार हुआ है, तो 1 जोड़ 4 यानी 5 को त्रिभुज होगा। आप लोग रीजनिंग में पढ़े होइएगा ये सब। अगला आइए, P का वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है, तो P है। P वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है कि P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को 2 भाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है, तो P क्या है? P वह कौन सा संख्या होगा? अगर मान लो P 11 लेते हैं तो 11 से बड़ा कोई भी संख्या लिखेंगे तो उसको 2 भाज्य संख्या 13 में होगा 7 6 13 8 5 13 10 3 13 13 13 13 में लेंगे 13 अगर लेते हैं 13 जो होगा 8 5 2 n को P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। 9 4 13 9 4 13 ठीक है, 14 तो हो ही जाएगा, 8 6 15 जो है ये हो ही जाएगा। इसके बाद 7 जो है 7 को लिख सकते हैं, 5 जोड़ 2 3 जोड़ 4 नहीं लिख सकते हैं। 11 को लिख सकते हैं 6 5 11 8 3 11 10 1 11 ये भी नहीं, 3 1 4। 5 को लिख सकते हैं 2 3 5 नहीं लिख सकते हैं। तो यही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आसान है। वो जोड़ के देखना है जो कौन हो सकता है, कौन धनात्मक अभाज्य संख्या में होना चाहिए, बस भाज्य संख्या में ऐसा जोग लिखना है जो भाज्य में हो जाए। जैसे हम 12 को लिख सकते हैं मान लो 8 जोड़ 4 दोनों भाज्य है। 13 को लिख सकते हैं हम 9 जोड़ 4 दोनों भाज्य है। 14 को लिख सकते हैं 8 6 दोनों भाज्य है। 15 को लिख सकते हैं 10 नहीं 9 6 दोनों भाज्य है। लेकिन आप 7 को नहीं लिख सकते, 11 को नहीं लिख सकते, 4 को 5 को नहीं लिख सकते हैं, तो वो छोटी संख्या कौन होगा? 11 होगा। अगला आइए, अगला कहता है एक पाइप की टंकी 2 घंटे में भर सकती है। एक जगह से रिसाव को भरने में इतना का समय लगता है तो टंकी को पानी को रिसाव से निकलने में, मतलब इसमें जो है नल है और रिसाव 2 चीज है, इसमें ए बी 2 चीज है, इसमें ए है, हमको बी निकालना है तो घटाना पड़ेगा। घटाते कैसे हैं? XY बटे X माइनस वाई, 8/3 दोनों का अंतर निकालेंगे तो 2/3 ना, 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, कै घंटा लगेगा? 8 घंटा लगेगा। XY बटे X माइनस वाई घटाने के केस में किसका प्रयोग करते हैं? XY बटे X माइनस वाई का प्रयोग करते हैं। अगला आइए, 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, प्रतिदिन 12 घंटे कार्य समाप्त करके कर सकते हैं। इसी कार्य के 3 गुना अधिक एक अन्य कार्य को 24 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? 16 आदमी 8 दिन 12 घंटा और 1 काम, इसी कार्य के 3 गुना अधिक ने 3 गुना देना चाहिए, 3 गुना। तो कहता है एक अन्य कार्य को X आदमी 24 दिन 8 घंटा और 3 गुना कार्य, काम हो गया। 3 से 8 बार में काट दीजिए, 8 8 को हटा दीजिए, 8 से काट दीजिए 2 बार में, X का मान कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 पुरुष लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। आदमी गुना दिन गुना समय बटे कार्य, आदमी गुना दिन गुना समय बटे कार्य। यहां देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, 15 में से 4 गया 11, 14 में से 11 गया 3, 18 में से 3 गया 15, 36 में से 15 गया 21, 21 आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आसान था। 2 पाइप ए और बी किसी खाली टैंक को 18 27 में भर सकता है, सी 45 में खाली कर सकता है। जब कोई पाइप नहीं चल रहा है, शुरुआत में जब खाली थी तो ए और सी को चालू किया गया, कुछ घंटे के बाद ए को बंद करके बी को चालू किया गया और टंकी 55 घंटा में भर गया। कहता पाइप बी को कितने घंटे के लिए चलाया गया? ध्यान दीजिएगा सवाल पे, ये भी अच्छा सवाल ए बी सी है। 18 27 और 45 है। 45 दूना 90, 45 तिया 135,
45 चौके 180, 45 3 तिया 45 तिया 135 दूना 270। एलसीएम हो गया। 18 से भाग देंगे 18 और बच गया 18 पंच 90। 27 से भाग देंगे 10। 45 से भाग देंगे 6। 45 से भाग देंगे 6, लेकिन ये खाली करता है तो ये माइनस में दे दिए, ध्यान, ठीक है। अब कहता पहले ए और सी को चालू किया गया, ए और सी को, ए और सी जब चालू होगा तो 15 में से 6 गया, 9 करके भरेगा। उसके बाद कहता है ए को बंद करके बी को चालू कर दिया गया, मतलब बाद में बी और सी चला तो 10 में से 6 गया, 4 करके भरेगा। तो क्वेश्चन कहता कुल 55 घंटा में भर गया, तो बी को कितना समय तक चलाया गया, ध्यान दीजिए। बी तो सिर्फ यहां चलता है, तो मान लेते हैं ये टी घंटा चला, तो ये चला होगा 55 माइनस टी घंटा, तब न दोनों 55, और दोनों मिल करके कितना काम कर दिया गया होगा, 270 काम कर दिया होगा। 55 घंटा जिसमें कहता बी कितना देर चला, तो बी सिर्फ इस ग्रुप में है, तो मान लेते हैं ये ग्रुप चला टी घंटा, तो ये चला होगा 55 माइनस टी, और 9 इंटू 55 माइनस टी या 4 इंटू टी मिला करके 270, बस कैलकुलेशन। 9 5 45 4 49, 495 माइनस 9 टी या माइनस 4 टी यानी माइनस 5 टी बराबर 270। तो टी बराबर 270, इसमें से घटा लेंगे तो 225 बचेगा और बटे 5 बचेगा, यानी 45 घंटा चला। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो गया। अच्छा सवाल था ये भी। अगला चलिए, 2/3 प्राप्त करने के लिए इतना में कितना जोड़ने की आवश्यकता है, इसमें प्लस एक्स बराबर इतना हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 2/3, 9 4 5/6 हो जाएगा, 5/6। आसान सवाल। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर बी। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ए प्लस सी बराबर होगा 180 डिग्री और बी प्लस डी बराबर होगा 180 डिग्री। अल्टरनेट एंगल का योग 180 होगा सामने सामने का। तो कॉस स्क्वायर 180 डिग्री माइनस है, तो सी को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, ये क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस है, ठीक है। और कॉस डी को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 180 डिग्री या माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है, लेकिन स्क्वायर दे दिया है, स्क्वायर जब दे दिया है तब तो निगेटिव मान होते हुए भी पॉजिटिव ना हो जाएगी जी। 180 डिग्री माइनस से मतलब निगेटिव होगा, लेकिन स्क्वायर दिया है तो इससे कोई फर्क पड़ेगा। स्क्वायर दे दिया है, स्क्वायर नहीं रहता तब तो जीरो आता, तब तो जीरो आता, ये और ये कट जाता, ये और ये कट जाएगा। लेकिन स्क्वायर दे दिया है, स्क्वायर दे दिया है तो निगेटिव होते हुए भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस ये मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होगा, लेकिन स्क्वायर है तो निगेटिव कैसे होगा, ये भी तो बात है, निगेटिव कैसे होगा। स्क्वायर नहीं देना चाहिए, स्क्वायर पे निगेटिव आएगा, नहीं आना चाहिए, क्योंकि वैल्यू तो निगेटिव होगा, लेकिन कॉस स्क्वायर सी ये तो ठीक है, वैल्यू निगेटिव आएगा नहीं आएगा। इसको जो हम लिखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो माइनस तो लिखना यहाँ गड़बड़ी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू रहेगा स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। आई थिंक यहाँ स्क्वायर नहीं होना चाहिए, स्क्वायर अगर नहीं होगा तब ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तब आ जाएगा वैल्यू कितना 0। स्क्वायर में निगेटिव होगा, नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम कॉस स्क्वायर 120 डिग्री का ही वैल्यू अगर हम निकालेंगे, तो कॉस स्क्वायर 120 डिग्री मतलब कॉस स्क्वायर 60 डिग्री मतलब माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव ना हो जाएगा, निगेटिव होगा नहीं, या निगेटिव नहीं होगा तो कटेगा कैसे, है कि नहीं, रहने दो। अगला बढ़ो। फिर वही दल जो है ABCD है, तालिका के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित वाक्य को बनाएं। पार्टी बी ने डैश क्षेत्र से सबसे ज्यादा सीटें जीती। पार्टी बी जो है किसमें ज्यादा सीट जीती, 6, 26, 76, 86 उत्तर से।
उत्तर से ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया, काम खत्म। 24 सवाल आपका आज का इंड हुआ। सेट नंबर 13 आपका इंड है।